हेलो एवरीवन। अब हम अपने थर्मोडायनेमिक के जहाँ तक पहुँचे थे, अब हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम स्पेसिफिक मोलर हीट तक पहुँच चुके थे। अब उससे रिलेटेड कंप्लीटली क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। टोटल मिला के 8 क्वेश्चन होंगे, फिर गैसेस का मिक्सचर होगा, है ना। वो अब देखते हैं कि गैसेस ऑफ मिक्सचर किस पार्ट में जाता है, इस पार्ट में रहता है या अगले वाले पार्ट में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है। तो वीडियो जब 1 घंटे से ऊपर जाएगी, 1.5 घंटे के आसपास होने लगेगी, तो हो सकता है कि वो ना जाए, और 1 घंटे से अगर कम रही तो हो सकता है वो इसी पार्ट में आ जाए। ठीक है। चल देखते हैं कि क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ तक जाता है। देखो, जैसे इस क्वेश्चन पे हमारे पास क्या बोल रहा है, द फिगर शो टू आइडेंटिकल सिलेंडर, द फिगर शो टू आइडेंटिकल सिलेंडर ए एंड बी, the figure show two identical cylinder A and B which contain equal amount of an ideal gas with adiabatic exponent gamma. The position of cylinder A is free and the cylinder B is fixed. ठीक। मतलब ए का जो पिस्टन है वो कैसा है मेरे पास, सॉरी, द पिस्टन ऑफ सिलेंडर ए इज फ्री एंड दैट ऑफ सिलेंडर बी इज फिक्स्ड। ठीक। ए का पिस्टन कैसा है मेरे पास, फ्री है मूव करने के लिए, और बी कैसा है, फिक्स्ड है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्मेट में क्या पूछा है, इफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय ईच सिलेंडर देन इन विच सिलेंडर द टेम्परेचर राइजेज मोर। ठीक। तो सेकंड में कैसा बोल रहा है, पहला क्वेश्चन तो ये, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ टेम्परेचर राइज इन द सिलेंडर ए इज टी नॉट देन डिटरमाइन द टेम्परेचर राइज इन सिलेंडर बी। दो कंडीशन मेंशन है कि टेम्परेचर ए में जो मेरे पास कैसा टेम्परेचर राइज कर रहा है वो कितना है, मेरे पास टी नॉट है, तो बी में कितना राइज करेगा ये बताना। देखो, तो जब मैं इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे फर्स्ट हम कंसीडर क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट सॉल्यूशन को देखना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में कैसा है कि अगर हीट में दे रहा हूँ तो फर्स्ट कैसा कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, दोनों सेम, क्यू की वैल्यू दोनों में सेम। बट आप ये देखो कि हीट ए की जो वैल्यू है वो बी के इक्वल है। बट आप ये देखो कि बी में जो मेरे पास अमाउंट ऑफ हीट है वो सिर्फ चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, बी में 0। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड वॉल्यूम है तो मेरे पास यहाँ पर होगा। बट क्यू ए में क्या होगा कि चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी ए होगी प्लस वर्क डन भी होगा। तो आप ये देखो कि चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी जो ए होगा वो कम होगा चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी बी के कंपेयर में। सेम चीज है ये। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो यूबी की वैल्यू यूए से तो ज्यादा होगी। ठीक। अब अगर ज्यादा होगी तो आप ये जान सकते हो कि मेरे पास कैसा टेम्परेचर राइज ऑफ, मेरे पास किसका, बी का ज्यादा होगा कंपेयर टू टेम्परेचर राइज ऑफ ए। रीजन, अगर फिक्स्ड वॉल्यूम है तो मेरे पास वहां पर एक्सटर्नल वर्क डन नहीं हो रहा होगा या वर्क डन बाय गैस नहीं हो रहा होगा, जिसके कारण बी में मेरे पास ज्यादा टेम्परेचर राइज। सिमिलर क्वेश्चन नंबर ऑफ बी में जब गए हैं हम, तो उस पे ये बोल रहा है कि ए के जो टेम्परेचर राइज वैल्यू है वो कितना है मेरे पास, टी नॉट। अभी तक हमने ये देखा कि जितना भी टेम्परेचर में राइज होता है वो किसके कारण होता है, इंटरनल एनर्जी के कारण होता है। ठीक। तो ए के में जो टेम्परेचर का राइज हो रहा होगा वो किसके कारण हो रहा होगा, इंटरनल एनर्जी के कारण हो रहा होगा। उसी तरह बी में भी जो हो रहा होगा वो किसके कारण हो रहा होगा, इंटरनल एनर्जी के कारण हो रहा होगा। मतलब मैं ये जानता हूँ कि जो चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी के इक्वल। ठीक। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी ए की वैल्यू जो है, ठीक, अपॉन चेंजिंग ऑफ, रेशियो तो पूछा है, ठीक, राइज ऑफ टेम्परेचर नहीं, रेशियो नहीं पूछा कि राइज ऑफ कितना है, तो इसी तरह से बी में भी हो रहा होगा। बट यहाँ पे ये टी ए हो रहा होगा और ये कितना हो रहा होगा, टी बी। क्वेश्चन पे बोला है कि टी ए की वैल्यू कितना है, टी नॉट है, बट टी बी की वैल्यू मुझे मेंशन नहीं है। ठीक। अब यहाँ तक तो आप समझ गए। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो बी की कंडीशन पे, बी की कंडीशन पे जो भी चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर है वो क्यू बी के इक्वल है या क्यू के इक्वल है। ये सब किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल। क्यों? क्योंकि आप ये जान रहे हो कि बी मेरे पास फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर है। यह चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी ए जो है और बी की वैल्यू किसके इक्वल है, क्यू का।
अब देखो ए का रिलेशन, अब मैं ये देख लिया कि मेरे पास पूरे क्वेश्चन में क्यू है, टी नॉट है, ये चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी ए की कितनी होगी ये मिल जाता तो मेरा काम बन गया होता। ठीक। और किसके फॉर्मेट में मिल गया होता? क्यू के फॉर्मेट में मिल गया होता तो मेरा काम हो गया होता, है ना। अब देखो, अब अगर मैं क्यू और इस पे रिलेशन देखना स्टार्ट करूं तो आपको कुछ कुछ समझ में आना स्टार्ट हो। आप ये जानते हो कि चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी, अगर मैं ये लिखा चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी अपॉन क्यू लिखा, तो आप ये जानते हो कि ये कितना होता है, एन सी वी इंटू डेल टी होता है। और Q की वैल्यू कितना होगा, एन सी पी इंटू डेल टी हो जाएगा। देखो एन एन कैंसिल, डेल टी कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम चेंज। सीवी अपॉन सीपी का जो रेशियो ही होता है, या सीपी अपॉन सीवी के रेशियो को ही आप एडियाबेटिक कांस्टेंट बोलते हो, तो ये 1/गामा लिखोगे। तो जहां से आप चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी कितना लिख सकते हो, क्यू बाय ओ गामा लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, क्यू बाय ओ गामा लिख सकते हो। इतना लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो बताओ। अगर ये लिख सकते हो तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। और जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो टी नॉट बाय ऑफ टी बी इज इक्वल टू चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी ए की वैल्यू कितना हो गया, क्यू बाय ऑफ गामा अपॉन क्यू, क्यू क्यू की वैल्यू कैंसिल, 1/ऑफ गामा। तो जहां से टी बी की वैल्यू ऑफ कितनी हो जाएगी मुझे, देखो ये गामा इधर जाएगा तो ये गामा इंटू टी नॉट हो जाएगा। बस ऐसा है, मतलब बी का टेम्परेचर टी नॉट से तो ज्यादा हो, कितना टाइम ज्यादा होगा, तो गामा टाइम्स होगा। तो यही एडियाबेटिक कांस्टेंट। अगर मान के चलो आज के बाद आपसे कभी पूछा कि एक गैस सिलेंडर का टेम्परेचर कुछ, मतलब एडियाबेटिक कांस्टेंट मोर देन वन होता है, दो है या तीन है, मान के चलो दो कह दिया कि एडियाबेटिक कांस्टेंट दो है, तो सेम हीट प्रोवाइड किया जा रहा है, एक में फिक्स्ड वॉल्यूम है, एक में वेरिएबल वॉल्यूम। तो फिक्स्ड का वॉल मेरे पास टेम्परेचर नहीं गिवन है, वेरिएबल का गिवन है, तो फिक्स्ड में आप क्या करोगे, गामा इंटू मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे पास जो फिक्स्ड का टेम्परेचर राइज करेगा वो गामा टाइम्स ऑफ वेरिएबल ऑफ वॉल्यूम के से ज्यादा करेगा। ठीक है, चल ये चीज बस आप याद रखते रहना। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्ड होते चलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हो गया। चल अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, इन आइडियल गैस विथ एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, it absorb q amount of heat, it absorb q amount of heat, determine the fraction of heat absorbed in rising the internal energy and perform the work done। ठीक, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ऐसा है नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जस्ट अभी आप जो देख के आए हो उसी चीज पे वर्क करने को बोल रहा है। देखो क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि एक आइडियल गैस है जिसका एडियाबेटिक एक्सपोनेंट जो है वो गामा है, जो क्या एडियाबेटिक एक्सपोनेंट जो है वो गामा है, और हीट कर रहा है कैसे, कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया, इट एब्जॉर्ब क्यू अमाउंट ऑफ हीट, कितना एब्जॉर्ब हीट कर रहा है, क्यू कर रहा है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करने पे। तो मेरे पास ये बोला है कि कैसा, डिटरमाइन द फ्रैक्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन राइजिंग द इंटरनल एनर्जी एंड परफॉर्मिंग द वर्क डन। मतलब मेरे पास वर्क डन और किसमें मेरे पास क्वेश्चन में पूछ लिया है, देखो वर्क डन और किसमें मेरे पास पूछ लिया रेशियो। Determine the fraction heat absorbed in rising the internal energy and performing the work done। मतलब कितना फ्रैक्शन ऑफ मेरे पास ये हीट को एब्जॉर्ब किया होगा, मेरे पास हीट एब्जॉर्ब इन राइजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड परफॉर्मिंग दी वर्क डन, दोनों के लिए निकालना है। तो पहले ऑफ मेरे पास जैसे अगर ये पूछ लिया है क्वेश्चन पे कि मुझे चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी कितना करेगा जो हीट ऑफ एब्जॉर्ब किया, जो हीट एब्जॉर्ब किया कांस्टेंट प्रेशर के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए मतलब वॉल्यूम भी चेंजेस हो रहा होगा, ठीक, प्रेशर बस कांस्टेंट होगा। तो वो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जैसे अगर वो क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया तो उसमें से कितना वो इंटरनल एनर्जी चेंजेस कर रहा है और कितना वर्क डन कर रहा है। तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस कर रहा है वो कितना है, डेल यू बाय ओ क्यू, जिसकी वैल्यू कितना है मेरे पास, एन सी वी इंटू कितना है डेल टी अपॉन, ये कितना हो गया, एन सी पी इंटू डेल टी। तो
तो आप ये देख पा रहे हो कि ये 1/ऑफ कितना हो जाएगा, गामा। तो मतलब वो कितना फ्रैक्शन ऑफ मेरे पास इंटरनल एनर्जी चेंज कर रहा होगा, 1/गामा। आप वर्क डन के लिए कितना लिखोगे, वर्क डन अपॉन आप क्या लिखोगे, क्यू। तो वर्क डन के लिए आप क्या लिखते हो, वर्क डन के लिए तो अब आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है सीपी और सीवी और गामा के फॉर्मूला, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में दो ही चीज कांस्टेंट है, एक गामा और एक क्यू, बाकी सब वेरिएबल। तो डब्ल्यू की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, डब्ल्यू की वैल्यू आप क्यू माइनस ऑफ डेल यू लिख सकते हो, अपॉन कितना हो गया, क्यू। तो जहां से इसे लिखोगे 1 - डेल यू बाई ऑफ क्या लिखोगे, क्यू लिखोगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 - डेल यू बाई ऑफ क्यू को 1/ऑफ क्या लिखोगे, गामा लिख दोगे। तो इतना फ्रैक्शन ऑफ ये वर्क डन कर रहा है, और इतना फ्रैक्शन ऑफ ये मेरे पास क्या कर रहा है, अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंजेस कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ये अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो, अब इस क्वेश्चन को देख, है ना, अब काफी कुछ बताते हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब अपने आप में बहुत कुछ ये लेके आएंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए गैस हैज मोलर हीट कैपेसिटी कितना गिवन है, सी इज इक्वल टू 4.5 आर। In the process, Pt is equal to constant. P into T is equal to constant. Find the number of degree of freedom of molecules in the gas. क्या पूछ दिया है कि मेरे पास कैसा है, इसमें फाइंड द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। इस गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है, जहां पे मोलर हीट कैपेसिटी कितनी गिवन है, उसकी सी की वैल्यू 4.5 आर गिवन है। कितना गिवन है, 4.5 आर गिवन है। मतलब सीपी की वैल्यू मेंशन, अगर मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है तो 4.5 इंटू आर लिखा है, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, सीपी की वैल्यू की। अब वो पूछ लिया है स्पेसिफिक, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लिया है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ आपको सीबी के फॉर्मेट से मिलेगा। चलो तो देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीज आएगी और कहां पर से आएगी। ठीक, देखो, अब आपको ये मालूम है कि अगर मेरे पास कोई भी गैस है, उसमें कांस्टेंट प्रेशर, ये कंफर्म आप कहते हो कि उसमें मेरे पास वर्क डन भी हो रहा हो, कंफर्म है, एकदम कंफर्म है, एकदम लिखी हुई बातें हैं कि वो कंफर्म है, मतलब एकदम कंफर्म। ठीक, अब अगर आप यहाँ पर से समझो कि आपको वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास कैसा है कि वो कुछ ना कुछ हीट, अगर जैसे मैं, चलो इसके सॉल्यूशन की बात करना स्टार्ट करता हूँ, कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर से ये कैसा है, देखो, sorry, ठीक, देखो, यहाँ पे कैसा है कि चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी, सॉरी, गिवन ऑफ हीट जो होगा, वो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के इक्वल होगा। यही चीज आप लिखोगे। ठीक है, आप ये लिखे कि ये मेरे पास क्यू था, आप इसे ये लिख दिए कि ये एन इंटू सी पी इंटू डेल टी हो गया। आप इसे भी लिख दिए कि ये एन इंटू सी बी इंटू डेल टी हो गया। वर्क डन को आप कितना लिखोगे, वर्क डन को आप ऐसा लिखने का प्लान कर रहे हो क्या, एन इंटू आर इंटू टी लिख रहे हो। चलो बहुत सही लिख दिए, मान के चलो। लेकिन आप एक चीज देखो, ये वर्क डन जो है वो प्रेशर इनटू वॉल्यूम है। आप यहाँ पे ऐसा ये नहीं लिख सकते हो कि वर्क डन जो होता है वो प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है। कैसा, ये स्मॉल वर्क डन के लिए बात हो रही होती है, तब आप ये लिखते हो कि P इंटू डी वी, कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। आपको या तो ये मालूम होना चाहिए कि कांस्टेंट प्रेशर है, तब आप ये लिखते कि डीवी और इंटीग्रेट कर रहे होते। लेकिन यहाँ पर आपको वॉल्यूम के साथ रिलेशन कहाँ गिवन है, तो आपकी तो समस्या अटकेगी ना। अगर वर्क डन हो रहा है तो ये कंफर्म है कि यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर तो नहीं होगा, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर होगा। तो यही रिलेशन तो मुझे चाहिए, क्योंकि ये तब आप लिखते हो ये रिलेशन, जब आप क्या लिखते हो, आप P इंटू डेल वी लिखते हो, तब ये लिखते हो कांस्टेंट प्रेशर हो या कांस्टेंट वॉल्यूम, या तो इसी चीज को डेल P इंटू वी हुआ, तब आप ये रिलेशन लेके जाओगे। यहाँ पर तो प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट ही नहीं है, कोई एक चीज कांस्टेंट है, पी और टी का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट। अगर ये बोल दिया होता कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन को
थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब जरूरत जिस हिसाब से है, तो अब आप देखो कि अब आप क्या लिखोगे कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू बाई ऑफ डी डब्ल्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू एन इंटू सी पी इंटू चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर डी टी में लिख दिया। डी यू की वैल्यू भी मैं लिख दूंगा कि एन इंटू सी पी इंटू डेल टी लिख दूंगा। मुझे बट वर्क डन के लिए तो जाना पड़ेगा ना कि डी डब्ल्यू की कंडीशन कितनी आएगी, और डी डब्ल्यू की कंडीशन जब तक मेरे पास नहीं आएगी मेरा काम नहीं बन सकता। तब तक मेरा काम नहीं बन सकता कि मेरे पास कितना आएगा, क्योंकि डी डब्ल्यू के बिना मैं कैसे चलूंगा। देखो सीपी की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, मुझे सीबी के फॉर्मेट से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल सकता, बट मुझे सीबी की वैल्यू कैसे मिलेगी जब तक डी डब्ल्यू पे नहीं जाऊंगा। तो मुझे ये मालूम है कि आइडियल गैस से, इसे अब मैं एज इट इज रहने देता हूँ, मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूँ। ठीक, तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से हम ये तो जान रहे हैं कि जो पीवी की वैल्यू है, मेरे पास कैसा है मोलर हीट कैपेसिटी, फाइंड द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, एन तो सभी के लिए सेम ही रहेगा, ये कितना है। ठीक, एन इंटू आर इंटू कितना लिखोगे, टी लिख रहे हो। ठीक, बट ये वर्क डन के लिए तो नहीं है ना, बट ये वर्क डन के लिए नहीं है। अब अगर वर्क डन के लिए आप निकालोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। अब देखो, अब बताओ आप कैसे हैंडल करो। अब यहाँ से आपको धीरे 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 समस्याएं मैं बढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, बस देखो। अब आपको यहाँ पर वॉल्यूम तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ, वॉल्यूम की वैल्यू आप ये लिख सकते हो कि ये एन आर टी बाई ओ कौन सा है, पी है, यही है। अब ये चीज तो हुई, इसको अभी थोड़ा देर के लिए रखो। ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशन, मैं इसमें भी नहीं आना चाहता। मैं बस कहाँ पे जाना चाहता था एक्चुअल में, गिवन है हमारे पास जो, उस पे जाता हूँ। मेरे पास गिवन है कि P इंटू टी का मल्टीप्लीकेशन कैसा है, मेरे पास कांस्टेंट है। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि पी टी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट के लिख लिया, इतना तो लिख सकता हूँ, इतना कंफर्म है हम लोग लिख सकते हैं। और अगर लिख सकते हैं तो मुझे सारी चीज अभी आप देख चुके हो कि मुझे किसके फॉर्मेट में लेके आना है, टी के फॉर्मेट में लेके आना है। तो अब मैं जाऊंगा आइडियल गैस इक्वेशन में, तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन से मैं ये लिख सकता हूँ कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हुआ। ठीक, तो P की वैल्यू मेरे पास T के फॉर्मेट में कितनी होगी, तो P इज इक्वल टू के बाई ओ टी है। तो बस वैल्यू पुट कर दो, तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा, V इज इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा। जहां पर से V इज इक्वल टू एन आर टी स्क्वायर बाई ओ कौन सा हुआ, के, यही चीज होगा, ये V की वैल्यू होगी। देख लो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, मैं वैल्यू पुट किया, पी की वैल्यू ऑफ मेरे पास के टी है, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही पुट किया तो वी की वैल्यू ऑफ आर के इंटू टी का स्क्वायर, यही होगा। देख लो, अब यहाँ पर से आपको और असली गेम स्टार्ट हो। अब गेम कुछ ऐसा स्टार्ट हो गया आपके पास कि अब आप चीजें समझना स्टार्ट करो। अगर आप डी डब्ल्यू फाइंड करना स्टार्ट किए, तो डी डब्ल्यू के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, पी इंटू डी वी देखने को मिलेगा। पी की वैल्यू आप टी के फॉर्मेट में ही रखो, बट डीवी नहीं आपको, तो डीवी के लिए इसको डिफरेंशिएट करो। इसी को मैं अगर डिफरेंशिएट किया, किसके डिफरेंशिएट, विथ रिस्पेक्ट टू किसमें, टी के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू एन आर बाई ओ के, और ये टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो टू टी, और ये कितना हो जाएगा, डी टी। ठीक, तो dv की जो वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा, एन आर बाई ओ के इंटू टू टी, और ये कितना हुआ, डी टी। टी और टी कैंसिल, और के कैंसिल, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, बोलो, टू एन आर, और ये कितना हो गया, डी टी। अब आप देखो सब चीज आप खरीद,
आप अभी तो नहीं लिख कितना लिख रहे थे जब मैं नॉर्मल कंडीशन में डी डब्ल्यू पुट कर रहा था, तो मैं डी डब्ल्यू जब पुट कर रहा था तो मैं कितना लिख रहा था, एन आर डेल टी, और जबकि यहाँ पे कितना है, टू एन आर डी टी है। तो अब बस इसकी वैल्यू पुट करो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अब मैं कितना लिखूंगा कि डी क्यू की जो वैल्यू है वो एन इंटू कितना है मेरे पास, सी पी इंटू डी टी इज इक्वल टू सी, डी यू की वैल्यू कितना है, एन इंटू सी वी इंटू डी टी, प्लस डी डब्ल्यू की वैल्यू कितना है, टू एन आर इंटू डी टी। देखो एन और डी टी सभी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सी पी इज इक्वल टू कितना हुआ, सी वी प्लस ओ टू आर हो गया, जहां से Cp की जो वैल्यू है वो कितना है, 4.5 आर इज इक्वल टू Cv प्लस ऑफ कौन सा है, 2 आर। तो Cv की जो वैल्यू होगी वो आपके पास 4.5 माइनस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2.5 आर हो जाएगा। मतलब आप इसे लिख सकते हो कि ये 5/2 इंटू आर है। मतलब यहाँ पर अगर आप कंपेयर करो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है मेरे पास, 5 है। कितना है, 5। ये इसी रिलेशन से तो आप लिखते हो F/2 इंटू आर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। मतलब ये कौन सा गैस है मेरे पास, मोनो एटॉमिक है या डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है। अब देख लो, यहाँ तक चीजें समझ में आई, आगे बढ़े अब। चल और आगे बढ़ते, अभी तो 3 ही क्वेश्चन हुआ है ना, टोटल 8 क्वेश्चन। अभी तो 30 मिनट की भी वीडियो नहीं हो रही है। चल देखो, अब इसी तरह से इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस विथ एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा is varied along to the law V is equal to A by T, where A is a gas constant. Find the amount of heat obtained by the gas in this process if the gas temperature is increased by del T। ठीक, क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस विथ एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा, कितना मोल है, 1 मोल है, एन की वैल्यू 1 गिवन है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस with adiabatic exponent gamma is varied according to V is equal to A by T, where A is constant. Find the amount of heat obtained by the gas in this process if the gas temperature is increased by d del T। तो मेरे पास क्वेश्चन पे ये पूछ रहा है कि Q की वैल्यू कितनी होगी, कि मेरे पास हीट ऑब्टेन करना है कि कितना Q ये ऑब्जर्व करेगा, सॉरी एब्जॉर्ब करेगा, कि जिससे कैसा हो कि इस प्रोसेस में इसके टेम्परेचर में जो चेंजेस हो रहा है वो कितना हो जाए, मेरे पास डेल टी हो जाए। ठीक, यही चीज क्वेश्चन में है, जहाँ पे एडियाबैटिक कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर गामा मेंशन। देखो फिर से बहुत अच्छे से क्वेश्चन हम चला सकते हैं, ऐसा कोई बहुत दिक्कत नहीं, क्योंकि हर बार अब क्या ही पूछ रहा है, क्यू ही तो पूछ रहा है। तो क्यू की वैल्यू आप ये लिख सकते हो कि डेल यू प्लस ओ कौन सा है मेरे पास, डब्ल्यू है। अब देखो डेल यू की वैल्यू तो आपके पास हो सकता है, डेल यू की वैल्यू देखो, क्यू इज इक्वल टू आपको ये मालूम है कि ये एन है, एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एन की वैल्यू 1, क्योंकि मेरे पास 1 मोल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, लेकिन मैं 1 लिखा दे रहा हूँ। ठीक, इसे आप कितना लिखोगे, सी वी इंटू डेल टी लिखोगे। ये तो चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर क्वेश्चन पे भी मेंशन है कि नहीं मेंशन है, बताओ, बोलो। अब बट वर्क डन नहीं मालूम है आप, फिर अगर आप इसको और ज्यादा सॉल्व करो तो सीपी की वैल्यू को, सीवी की वैल्यू को आर बाई ऑफ गामा माइनस 1 डेल टी आप लिख सकते हो, इतना तो लिख सकते हो, प्लस ऑफ वर्क डन। आपको सिर्फ वर्क डन फाइंड करना है कि वर्क डन की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम वेरी कर रहा है ए बाई ऑफ टी के फॉर्मेट में से। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होना स्टार्ट होगी। तो देखो, अब अगर दिक्कत होना स्टार्ट हो तो विथ टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, तो आप ये लिखोगे कि वर्क डन की जो वैल्यू है वो इंटीग्रेशन पी इंटू कितना लिखोगे आप, टीवी लिखोगे, यही लिख रहे होगे। पी की वैल्यू आपको है ही नहीं, तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन
फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन आप ये कह सकते हो कि पीवी जो इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास एन आर टी हो जाएगा, जहां से प्रेशर की वैल्यू जो देखने को मिलेगी वो एन आर टी बाई ओ वी देखने को मिलेगा, और v की वैल्यू कितना हो जाएगा एन आर टी का स्क्वायर बाय ओ ए हो जाएगा। मैं सब चीज को रिप्लेस कर दे रहा हूँ किसके फॉर्मेट में, मेरे पास p के मतलब किसके फॉर्मेट में, t के फॉर्मेट में। इतना हो जाएगा कि नहीं होगा बोलो। देखो अब इतना हो जाएगा। अब आपको जो गिवन है अभी भी आप यहाँ से p तो रिप्लेस कर दिए बट dv बच गया ना आपको। तो अगर आपको जो गिवन है वहां पर से जाओ तो आपको v जो इक्वल टू ए बाई ओ टी तो गिवन है। अब अगर आप यहाँ पर अच्छे से देखो मैं इसे डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कैसा, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो आप इसे लिखोगे कि dv इज इक्वल टू ए टी द पावर ऑफ 2 हो गया और ये कितना हो गया dt हो गया। तो इसकी वैल्यू को जैसे ही यहाँ पे पुट करोगे तो आप पुट करो तो ये मेरे पास कितना होगा w इज इक्वल टू p की वैल्यू एन आर टी स्क्वायर बाय ऑफ ए, और dv की वैल्यू कितना हुआ माइनस ए टी स्क्वायर इंटू कितना हो गया dt। अब देखो चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर तो क्वेश्चन में आंसर है, ए और ए कैंसिल, टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं थी। तो वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो एन आर इंटू कितना हो गया मेरे पास देख लो, माइनस का एन आर, ये चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर कितना हो जाएगा डेल टी हो जाएगा। बस वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो हो सकता है निगेटिव वर्क डन दिखा रहा है कि वर्क डन ऑन दी गैस हो रहा है, वर्क डन बाय दी गैस नहीं हो रहा, वर्क डन ऑन दी गैस हो रहा है। तो इस इक्वेशन में बस वैल्यू पुट कर दो, तो पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप जैसे ही लिखोगे कि Q इज इक्वल टू एन आर बाई गामा माइनस वन इंटू कितना हुआ डेल टी, और ये माइनस का एन आर इंटू कितना हो गया डेल टी। तो जो Q की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो एन आर इंटू डेल टी हो जाएगा, वन अपॉन गामा माइनस वन माइनस ऑफ कितना हुआ वन हुआ। तो आप Q की जो वैल्यू लिखोगे वो एन आर इंटू डेल टी हो गया, और ये वन माइनस गामा और प्लस वन हो जाएगा, तो ये वन माइनस गामा और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, ऐसा ही कुछ जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल ऐसा ही जाएगा। ये गामा माइनस वन हो गया तो Q इज इक्वल टू एन आर इंटू डेल टी, और ये टू माइनस गामा अपॉन गामा माइनस कितना हो गया वन हो गया। तो ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी Q की। ठीक, तो आप ये समझ गए कि Q की वैल्यू कितनी मिलेगी और कैसे मिल रही होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। टोटल मिला के अभी अपन 3 ही क्वेश्चन किए हैं, अभी और भी क्वेश्चन करना है ना, अभी तो 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं भाई, 8 क्वेश्चन टोटल करना है। 3 किए या 4 किए, 4 किए, अभी 4 और बचे हुए हैं। चलो चलो जैसे इस क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं, तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगो द प्रोसेस ऑफ कितना है P इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, where alpha is constant, find the work done by the gas if temperature increases by 50 Kelvin। ठीक, और सेकंड में कैसा बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, ऐसा क्वेश्चन पे मेंशन कर रहा है। क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल कैसा है मोनोएटॉमिक गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है अंडरगो द प्रोसेस, मेरे पास कितना है P इज इक्वल टू अल्फा टी द पावर ऑफ 1/2 है, फिर अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, अल्फा कैसा है मेरे पास कांस्टेंट है। अब ये बोला कि फाइंड द वर्क डन बाय द गैस इफ इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 50 केल्विन, और आल्सो फाइंड द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। मोलर स्पेसिफिक हीट पूछ लिया, मतलब एक सीवी की वैल्यू सॉरी सीपी की वैल्यू पूछ लिया है पहले स्टेप पे, मतलब दूसरे में सीपी पूछा है और वर्क डन बाय द गैस पूछ लिया है। चलो क्वेश्चन काफी ठीक ठाक है, इतना बेकार भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है। देखो क्या मेरे पास क्वेश्चन में कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है क्या, नहीं,
कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए तो वर्क डन सबसे आसान होता है, कॉम्प्लिकेटेड ऐसी ही कंडीशन पे जाना स्टार्ट होता है। तो देखो जैसे इस क्वेश्चन पे बोल रहा है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जहां पे ये बोल रहा है कि प्रेशर की जो वैल्यू है वो अल्फा इंटू टी दी पावर ऑफ 1/2 है, ये फॉर्मेट में है। अल्फा कैसा है, कांस्टेंट है। मोलर अब कैसा बोल रहा है, अल्फा तो कांस्टेंट है। अब अल्फा अगर कांस्टेंट है, ठीक, तो देखो वर्क डन अगर फाइंड करने के लिए बोल रहा है विथ टेम्परेचर रिलेशन, प्रेशर रिलेशन विथ टेम्परेचर है, और वर्क डन की भी कब के लिए, जब चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर है। तो आप क्या जानते हो कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू कितना, आप जानते हो डीवी जानते हो। पी की वैल्यू तो आप लिख सकते हो, बट अभी भी आपके पास डीवी नहीं है, और डीवी के फॉर्मेट में कुछ भी नहीं है। चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर का कहीं कोई डिस्कशन नहीं, सॉरी चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम का कहीं डिस्कशन नहीं। तो आपको ये फाइंड करना है कि चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम का रिलेशन विद टेम्परेचर आ जाए। तो अब आपके पास जब जब भी ऐसी कंडीशंस पे आप फंसो, तो आप ये सब में से कहां पर चले जाओ, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से, हर बार फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आप ये जानते हो कि पीवी की जो वैल्यू है वो एन आर टी के इक्वल है, तो आपको डीवी की वैल्यू चाहिए। तो वी इज इक्वल टू आप कितना लिखोगे, एन आर टी बाई ऑफ पी लिखोगे, और जहां से आपको पी की जो वैल्यू है वो अल्फा टी दी पावर ऑफ 1/2 है, तो इसे आप लिखोगे कि ये एन आर बाई ऑफ अल्फा टी दी पावर 1 - 1/2 कितना हो जाएगा मेरे पास, टी दी पावर ऑफ 1/2 हो जाएगा। ये 2 नहीं है, ये अल्फा है, लगभग लगभग मेरा 2 और अल्फा सेम दिखने लगता है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो आपका डीवी का रिलेशन किसके फॉर्मेट में आ जाएगा, टी के फॉर्मेट में आ जाएगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किस में, मेरे पास वी के रिस्पेक्ट में, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में रखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मुझे कितना हो जाएगा, डीवी बाई ऑफ डी टी। तो डीवी बाई ऑफ डी टी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, एन आर अल्फा, और ये टी दी पावर 1/2 है, तो ये 1/2 टी दी पावर ऑफ 1/2 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। जहां पर से dv इज इक्वल टू एन आर बाय अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा, और ये टी दी पावर ऑफ कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, और ये कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर से वर्क डन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वर्क डन। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू आप जानते हो कि पी इंटू कितना होगा डी, पी की वैल्यू कितना है अल्फा टी दी पावर 1/2, और डीवी की वैल्यू कितनी है एन आर बाई 2 अल्फा, और टी दी पावर -1/2, और ये कितना हो गया डी टी हो गया। देखो अल्फा से अल्फा तो कैंसिल, और टी की पावर में 1/2 प्लस का और माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, टी दी पावर ऑफ 0। ठीक, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, एन आर बाई 2, और ये डी टी हो गया, सॉरी कितना हो गया, dt हो गया। अब मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ, तो वर्क डन जो मुझे देखने को मिलेगा वो एन आर बाई ऑफ 2, और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर कितना हो जाएगा 50। ये जीरो से मान के चलो, कहाँ पर फाइनल जो चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहा है वो डेल्टी की वैल्यू कितना मेंशन कर रहा है, 50 मेंशन कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली 50 लिख दिया। ठीक, अब जैसे ही मैं 50 लिखा, तो जो वर्क डन की वैल्यू आ रही है वो मेरे पास 25 एन आर आ रही है, ये वर्क डन की वैल्यू। ठीक है, अब वर्क डन की वैल्यू इतनी आ गई, एन की वैल्यू कितना है 1 मोल है, तो 1 मोल के लिए एन की वैल्यू 1 लिख दो, ये 25 आर आ जाएगा। ठीक, इतना सिंपल सा फॉर्मेट है। अब क्वेश्चन यहाँ पे अपने आप को खत्म नहीं कर रहा है, क्वेश्चन इसके आगे जा रहा है, और दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। तो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस पूछ लिया, मतलब आप ये लिखोगे कि Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस ऑफ डब्ल्यू लिखोगे, जहां पर से Q की वैल्यू जो आपको देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी, आप लिखोगे कि n की वैल्यू 1 है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ n की वैल्यू, आप डायरेक्टली कितना लिखोगे, मोलर स्पेसिफिक हीट मतलब कितना हो जाएगा Cp इंटू डेल टी लिखोगे, इज इक्वल टू
या फिर इसे सी बस भी मेंशन कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक। अब उसके बाद अगले स्टेप पे आप जैसे ही जाओगे तो इसे कितना लिखोगे, सी वी इंटू डेल टी, और वर्क डन की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, आर इंटू डेल टी हो जाएगा। ठीक। अब ये चीज लिखते ही आपका आंसर कैसा हो जाना चाहिए, गलत हो जाना चाहिए। एक्चुअल में मैं बोलूं तो ये एकदम सही बात मैं बोल रहा हूँ कि ये आंसर गलत हो जाना चाहिए। ठीक। क्यों गलत होना चाहिए, कि देखो सभी में चेंजिंग, आप वर्क डन जो फाइंड किए वो आप देखो ना। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो इसका वर्क डन कितना है, एन आर बाई ओ टू इंटू डेल टी है। तो आप ये लिखोगे ना, तो एन की वैल्यू वन मेंशन करने के बाद ये हो गया। देखो डेल टी, आप कभी भी, जब आप कैसा है, एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए नहीं बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि, मतलब सॉरी, ये कहना चाह रहा है कि उसमें वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है, तो उसमें जो वर्क डन आप कैलकुलेट पहले किए वही वर्क डन यहाँ पे पुट करना है। कुछ अलग से नहीं पुट करना है कि आप हर बार P इंटू डेल बी के फॉर्मेट में ही आप पुट करो। तो आप देखो यहाँ से C इज इक्वल टू सी वी की वैल्यू R का फॉर्मेट ही गिवन है, कहीं पर भी गामा मतलब कैसा है, R और गामा के फॉर्मेट में ही आपको आंसर यूज करना है। CV की वैल्यू आप कैसे यूज करोगे, तो ये कितना हुआ मेरे पास, यहाँ पर से आर बाई ओ गामा माइनस वन, और ये प्लस कितना हो गया, आर बाई ओ टू हो गया। तो अगले स्टेप में सी इज इक्वल टू आर की वैल्यू को कॉमन ले लो, तो वन अपॉन गामा माइनस वन प्लस ओ वन बाई ओ टू हो गया। तो सी इज इक्वल टू आर टू प्लस गामा माइनस वन अपॉन कितना हो गया, ये यहाँ पर से गामा माइनस वन हो गया, और इधर टू रख लियो, तो आपको ये जो सी की वैल्यू देखने को मिल रही होगी वो आर बाई टू, और ये कितना हो गया है मेरे पास, गामा प्लस वन अपॉन गामा माइनस वन। बस इस फॉर्मेट में ये देखने को मिल गया, एक इजी सा फॉर्मेट, कोई ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ठीक। चल, अभी तीन क्वेश्चन और बचे हुए हैं, अब आगे में चले। चल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कैसा बोल रहा है हमारे पास, एन आइडियल गैस इज केप्ट इन क्लोज वेसल, एन आइडियल गैस इज केप्ट इन क्लोज वेसल एंड एन अमाउंट क्यू ऑफ हीट इज एडेड टू द गैस यूजिंग ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इन द प्रोसेस गैस एक्सपेंड एंड डज ए वर्क Q by 2 on its surrounding. Find the molar specific heat of the gas in the process. Molar specific heat of the gas in the process पूछ लिया है, बस ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस मोलर स्पेसिफिक हीट पूछा है, अभी भी सी की वैल्यू ही पूछ रहा है। सोचो कैसे कैलकुलेट करो। देखो क्वेश्चन पे क्या बोला कि एक आइडियल गैस है, कौन सी गैस है, आइडियल गैस है, और एक क्लोज वेसल पे रखा गया है, उसमें क्यू अमाउंट ऑफ हीट को ऐड कर रहे हो, और मेरे पास गैस यूजिंग ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इन द प्रोसेस गैस एक्सपेंड एंड डज ए वर्क कितना हो रहा है मेरे पास, क्यू बाई टू ऑन इट्स सराउंडिंग, मतलब वो सराउंडिंग के कंपेयर पे जो वर्क डन करके दे दे रहा है वो मेरे पास कितना कर दे रहा है, क्यू बाई टू कर दे रहा है। ठीक, इतना वर्क डन कर दे रहा है। तो क्वेश्चन में सिंपल सा पूछ लिया है कि कितना मेरे पास उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट होगी। तो अब सोचो आप कैसे ड्रॉ करोगे, किस तरह से इसको डिफाइन करोगे कि ये मेरे पास कितना होगा। देखो, चलो मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आप बार बार जान रहे हो कि Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस ऑफ कितना होता है, W होता है। आपके पास चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जो होगी, देखो Q की हीट गिवन किया है, तो वर्क डन कितना हो गया है आपके पास, अपने आप बोल रहा है कि वर्क डन Q बाई ऑफ टू है, तो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी भी कितना होगा मेरे पास, Q बाई टू ही होगा। कौन सा एक्स्ट्रा चीज, कुछ अलग चीज होगी क्या, नहीं होगी ना भाई, कि हो जाएगी तो बताओ। अब क्या बोला हुआ है आपके पास कि मेरे पास स्पेसिफिक हीट, देखो तो अब यहाँ पर से अगर आप जा रहे हो कि डेल यू इज इक्वल टू क्यू बाई ऑफ टू है, तो आप बताओ डेल यू की वैल्यू कितना लिखते हो आप, एन इंटू सी वी इंटू कितना लिखते हो आप, डेल टी लिखते हो, और तो और इसे क्यू को कितना लिखते हो, एन सी पी इंटू डेल टी बाई ऑफ टू लिखते हो। देखो डेल टी कैंसिल, एन से एन कैंसिल, तो सी पी की वैल्यू जो होगी वो टू टाइम्स ऑफ सीवी के इक्वल हो जाएगी। बस खत्म कहानी, यहीं पे खत्म हो गया, बस इतना सही, और कोई बहुत ज्यादा ऐसी बड़ी बात
नहीं है। और ऐसा तो बोला भी नहीं है कि मेरे पास कौन सी गैस है। ठीक है, मोल स्पेसिफिक हीट पूछ लिया था तो आप 3R भी लिख सकते हो, क्योंकि मेरे पास कैसा है, ये गैस मोनो एटॉमिक चल रही। ठीक है, चलें आगे, और आगे बढ़े। दो क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है। चल देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एन आइडियल गैस इज केप्ट इन क्लोज वेसल ऑफ वॉल्यूम, एन आइडियल गैस इज केप्ट इन क्लोज वेसल ऑफ वॉल्यूम 0.0083 मीटर क्यूब एट ए temperature of 300 Kelvin and a pressure 1.6 into 10 the power of 6 Newton meter per square. An amount of 2.49 into 10 the power of 4 joule of heat energy is supplied to the gas. Calculate the final temperature and pressure of the gas. Calculate the final temperature and pressure of the gas given the specific heat at constant pressure पे कितना है मेरे पास, Cp की वैल्यू 5R/2 गिवन है और गैस कांस्टेंट गिवन है। ठीक, मेरे पास फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस पूछ लिया है कि टेम्परेचर और प्रेशर कितना होगा, आपको ये बताना है। सोचो आप कैसे कैलकुलेट करो। क्या बोल दिया कि एक आइडियल गैस है, केप्ट इन क्लोज वेसल है, जिसका वॉल्यूम भी आपको मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, वॉल्यूम मेंशन कर देने के कारण आपको वॉल्यूम मेंशन कर दिया है, और एक टेम्परेचर पे, कितने टेम्परेचर पे वो वॉल्यूम है ये भी बता दिया, और प्रेशर भी गिवन। ठीक है, एन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई टू द गैस, कैलकुलेट दी। अब उसको जब हीट एनर्जी सप्लाई की हो तब उस पे मेरे पास कैसा होगा। देखो, एक कंडीशन में तो आपको सब चीज गिवन है। मेरे पास 300 केल्विन के लिए, देखो जब मैं इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करूंगा तो मुझे क्या बोल रहा है कि इनिशियल टाइम पे जब मेरे पास टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। ठीक, वॉल्यूम कितना है मेरे पास, 0.0083 मीटर क्यूब है। ठीक, और तो और टेम्परेचर हो गया। प्रेशर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1.6 इंटू 10 द पावर ऑफ 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि इसको मैं हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, तो अब नया प्रेशर और टेम्परेचर कितना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड किया हूं तो उससे कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा, कुछ ना कुछ इंटरनल टेम्परेचर में भी चेंजेस हुआ होगा। जहां पे Cp की वैल्यू तो प्रॉपर मेंशन, अगर देखो Cp की वैल्यू 5R/2 है, कैसा है, Cp की वैल्यू 5R/2 है, तो आपको क्वेश्चन में बहुत कुछ मेंशन करके रखा हुआ है। देखो, आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। बोलो, देखो आपको तो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी ही चाहिए, जहां से ये आप एन लिख सकते हो, इसको कितना लिख सकते हो, सीवी लिख सकते हो, और डेल्टी लिख सकते हो। सीपी की वैल्यू है, आपको सीवी की वैल्यू नहीं है, आपको एन की भी वैल्यू नहीं है, तो आप इंटरनल एनर्जी में चेंजेस कैलकुलेट करके क्या करोगे, बोलो ना। इसी क्वेश्चन में है आपके पास सारी चीजें। देखो, इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितना हो रहा है और कैसे हो रहा है, बोलो। बोलो, आपको समझ में आएगा। देखो, आप क्वेश्चन पे ये समझो कि इस पे कोई वर्क डन ही नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा, कैसा है, आइडियल केप्ट इन क्लोज वेसल ऑफ वॉल्यूम। क्लोज वेसल है मतलब वॉल्यूम कैसा है मेरे पास, फिक्स्ड है। वॉल्यूम कैसा है मेरे पास, फिक्स्ड है। और अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है तो वर्क डन कितना होगा, जीरो। मतलब जितना क्यू होगा वो सब चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी में आ जाएगा, और इंटरनल एनर्जी में आ जाएगा मतलब एन सी वी इंटू डेल टी हो गया। एन की वैल्यू, क्यू की वैल्यू है मेरे पास, क्यू की वैल्यू है, मुझे एन की वैल्यू नहीं है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो मेरा सब कम हो गया। फिर कांस्टेंट वॉल्यूम में तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर होगा, तो वहां से तो प्रेशर भी कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ना एन है, ना सीवी है, ना डेल्टी है। देखो क्वेश्चन में मेंशन है कि सीपी इज इक्वल टू 5R/O, कौन सा है, 2 है। आप इसी चीज को जानते हो कि ये एक्चुअल में होता कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम
बाई 2+1 × r होता है। तो यहाँ पर से f की वैल्यू कितना है, 3 है। मतलब f की वैल्यू 3 है, 3 + 2 1 है, मतलब कितना मेरे पास है, ये मोनो एटॉमिक है। कौन सा एटॉमिक है, मोनो मोनो एटॉमिक है। ठीक, अगर ये मोनो एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी है, 3 है। तो Cv की जो वैल्यू देखने को मिलेगी, तो Cv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3r/O2 हो जाएगा। ये तो एकदम कंफर्म, Cv की वैल्यू मुझे मिल गई। अभी भी n नहीं मिला है। अब सोचो n की वैल्यू कितनी है, तो आप देखो लिखोगे फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से आप फाइंड करो ना भाई। किस लिए आप परेशान हो रहे हो, पीवी इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी लिखते हो, तो एन इज इक्वल टू पीवी बाई ऑफ आर टी हो गया। प्रेशर की वैल्यू इनिशियल टाइम पे मेंशन है 1.6 इंटू 10⁻⁶। वॉल्यूम की वैल्यू मालूम है 0.0083। आर की वैल्यू मालूम है कि 8.31 हो गया, और टी की वैल्यू मालूम है कि कितना केल्विन हो गया, 300 केल्विन हो गया। तो जो एन की वैल्यू आएगी, जो एन की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी बताओ। यहाँ पर से एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसे सॉल्व करके देखो, तो आपको ये और ये टर्म लगभग लगभग कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट, अगर मान के चलो मैं इसे सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, 8.3 और 10⁻³ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10⁻³ हो जाएगा, तो -3 में से एक 3 बच जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये 1.6 डिवाइडेड बाय ऑफ 3 है, तो मेरे पास इसे कितना लिखोगे, 16 इंटू 10⁻²। तो हाँ, ये कितना आ गया, 16 बाय ऑफ 3 आ गया। कितना आ गया मेरे पास, 16/3 मोल आ गया। ठीक, ये आ गया। एन की वैल्यू तो आपको आ गई, बस आपका काम बन गया ना भाई, यहीं पर तो आपका काम बन रहा है। क्यू की वैल्यू आपको देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, आप इसमें इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, तो आप इसे लिखो फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है, मेंशन है कि कितने हीट अमाउंट गिवन किया है, 2.49 इंटू 10⁻⁴। एन की वैल्यू कितनी है, 16/3, और सी बी की वैल्यू कितना है, 3 इंटू आर की वैल्यू फिर से 8.31 लिख लो, अपॉन कितना लिख दो, 2 लिख लो, और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कितना है अपने को नहीं मालूम, और माइनस इनिशियली ऑफ मालूम है कि 300 केल्विन। तो देखो आपको बहुत सी चीजें कैंसिल आउट होते हुए दिखेगी, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा तो ये 8 हो जाएगा। अब कुछ और टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, तो जो फाइनल टेम्परेचर देखने को मिलेगा वो लगभग लगभग मेरे पास कितना, 675 केल्विन देखने को मिलेगा, जो मेरे पास लिखा हुआ रहेगा। आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इतना केल्विन मिल गया। अब ये फाइनल टेम्परेचर है, मेरे पास फाइनल टेम्परेचर है। ये कौन सा टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर है। अब देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको ये मालूम है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर होता है। तो पी फाइनल अपॉन अपॉन पी इनिशियल इज इक्वल टू टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। तो मेरे पास फाइनल प्रेशर जो देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 675 अपॉन कितना हो जाएगा, 300 इंटू पी इनिशियली ऑफ कितना था मेरे पास, 1.6 इंटू 10⁻⁶। मतलब जो फाइनल प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, ये मेरी इमेज के नीचे आ जा रहा होगा। ठीक, तो ये कितना हो रहा होगा मेरे पास, मैं लिखते चल रहा हूँ इधर साइड में, 3.6 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी दिख रहा है। फिर उसके बाद तो कैलकुलेशन की बात है, बस यहीं तक मेन क्वेश्चन था, ऊपर तक ये कांस्टेंट वॉल्यूम तक ये बस पकड़ना था। एक्चुअल में क्वेश्चन पे यहाँ पर मेंशन था, उसके बाद तो फिर ये पकड़ते हुए आपको चले जाना था। आपका आंसर अपने आप आपको सही जगह पे पहुंचा देता, आपको बहुत दूर तक नहीं सोचना था। हो गया ये, समझा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, लास्ट क्वेश्चन होगा 8th नंबर के पार्ट का। ये क्वेश्चन है अपने पास, है ना।
इस क्वेश्चन पे अपने पास क्या बोल रहा है, समझना। इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज टेकन इन सिलेंडर, इट अंडरगोस थ्रू द प्रोसेस ए बी सी एस सोन इन फिगर। इफ द टेम्परेचर एट पॉइंट ए इज कितना है मेरे पास 300 केल्विन, फाइंड द टेम्परेचर एट पॉइंट बी एंड सी पॉइंट पे टेम्परेचर फाइंड करना है, पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन। दूसरा बोल रहा है मेरे पास कैसा बोल रहा है यहाँ पर के बाद सेकेंड स्टेप में ये बोल रहा है कि द वर्क डन एंड हीट सप्लाई टू द गैस इन द पाथ ए बी एंड बी सी। ए से बी तक में कितना वर्क डन हुआ है और बी से सी तक में कितना वर्क डन हुआ है, बस ये पूछा है, और हीट कितनी सप्लाई कर रहा है, बस ये चीज पूछा है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं है कि बहुत हैवी क्वेश्चन है। कैसा गैस है, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, मतलब आप ये कह सकते हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हर बार कितनी है, 3 है। ठीक है। और कैसा है कि एक सिलेंडर के अंदर लिया है, अंडर गो द प्रोसेस ए बी और सी में है मेरे पास, द टेम्परेचर एट द पॉइंट ए पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा मेरे पास 300 केल्विन। ए पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है। फाइंड करना है मुझे द टेम्परेचर एट पॉइंट बी एंड सी पे। ठीक, बहुत बेहतरीन, इजीली बनता जाएगा, ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि जहां पर से आपको इस चीज के लिए समस्या जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इजी वे से स्टार्ट करते हैं। चलो, वर्कडन भी पूछा है तो वर्कडन भी अपने को तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना, और हीट एनर्जी के लिए भी पूछा है। चलो देखते हैं। चलो, सबसे पहले मैं इसके सॉल्यूशन को देखता हूँ। देखो, ए पॉइंट का मेरे पास टेम्परेचर कितना गिवन है, मेंशन किया कि ए पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन गिवन है। ठीक, अब लेकिन आप देखो ए से बी तक, ए टू, अगर आप बी के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले मेरे पास कैसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। कैसा है मेरे पास, कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम है, प्रेशर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है यहाँ से यहाँ। तो आपको मालूम है कि प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर होगा। फर्स्ट कंडीशन के लिए बोल रहा हूँ, बी और सी के लिए बस कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक, तो आपको मालूम है कि प्रेशर ऑफ बी अपॉन प्रेशर ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो टेम्परेचर ऑफ बी अपॉन टेम्परेचर ऑफ सी के रेशियो के इक्वल। ठीक, तो बी पॉइंट का प्रेशर कितना है, बी पॉइंट का प्रेशर है 2 × 10⁵ और ए पॉइंट का प्रेशर कितना है 1 × 10⁵। ठीक, ओ सॉरी सॉरी, सी लिख दिया क्या, नहीं, ये मेरे पास होना चाहिए ए। बी पॉइंट का टेम्परेचर कितना है, बी पॉइंट का टेम्परेचर क्वेश्चन पे मेंशन करना है, मतलब फाइंड करना है। ए पॉइंट का टेम्परेचर मेरे पास कितना है, इजी है। ए पॉइंट का टेम्परेचर क्वेश्चन पे मेंशन है कि 300 केल्विन। तो आप ये कैंसिल होता हुआ देखोगे तो टीबी की जो वैल्यू देखने को पाओगे वो 600 केल्विन हो जाएगा। ये टीबी हो गया, और ये कौन सा हो गया, टीए। दो चीज तो आपको मिल गई। अब टीसी की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, फिर अच्छे से आप जाओ ना, आपको क्या तकलीफ है। फिर इसके बाद सेकंड में आप कहां से कहां के लिए जा रहे हो, बी टू सी के लिए जा रहे हो। तो बी टू सी में आपको क्या है मेरे पास, कांस्टेंट वॉल्यूम है, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर है। अगर कांस्टेंट प्रेशर होता है तो आप ये जानते हो कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा हो जाता है, टेम्परेचर। तो वॉल्यूम ऑफ सी अपॉन वॉल्यूम ऑफ बी का जो रेशियो आएगा वो टेम्परेचर ऑफ सी अपॉन टेम्परेचर ऑफ बी के रेशियो के इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ सी कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो वॉल्यूम ऑफ सी कितना हो जाएगा मेरे पास 150। देखो रेशियो फाइंड करना है, सेंटीमीटर क्यूब हो या मीटर क्यूब हो कोई फर्क अपने को बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। ठीक है, रेशियो ही तो फाइंड करना है, अपॉन कितना है मेरे पास 100। टीसी की वैल्यू अपने को नहीं मालूम, बट ये कितना है 600 केल्विन है। तो आप इसे कैंसिल आउट होते हुए देखोगे तो आप ये लिख सकते हो कि टीसी की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 900 केल्विन हो जाएगा। कौन सा केल्विन हो जाएगा, 900 केल्विन हो जाएगा। इतनी चीज तो आपको देखने में मिल गई। ठीक है, अब देखो, इतनी चीज आपको देखने को मिल गई कि टीसी तक की वैल्यू आपको परफेक्टली मिल गई। अब क्वेश्चन के दूसरे फॉर्मेट में जाओ। दूसरे फॉर्मेट क्या बोल रहा है, वर्क डन एंड हीट सप्लाइड ऑन द गैस इट पाथ ए बी और कौन से में बी सी। वर्क डन कितना हो रहा है और हीट कितना सप्लाई। चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी नहीं पूछा है, चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी नहीं पूछा है। तो देखो ए से बी तक
अगर मैं इसी के सेकंड पोर्शन में जा रहा हूँ तो नई सीट खोल लेता हूँ पहले। तो सेकंड पोर्शन में बोल रहा है कि मेरे पास कहाँ से कहाँ जाना है, फ्रॉम ए टू बी जाना है। ए टू बी के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम है, कहाँ है मेरे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको मालूम है कि ए टू बी के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जो Q की वैल्यू होगी, Q की जो वैल्यू होगी एक्चुअल में वो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी की इक्वल होगी। और ये कितना होगा, N इंटू सी बी इंटू डेल टी। और सी बी की जो वैल्यू होगी वो कितना होता है, F बाई टू इंटू आर। और मोनो एटॉमिक गैस बोला है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन N नहीं है, पूरे क्वेश्चन पे हम लोग कहीं पर N नहीं फाइंड किए। नंबर ऑफ मोल्स ऑलवेज भी कैसा रहेगा अपने पास, कांस्टेंट रहेगा। और अगर कांस्टेंट है तो आपको फाइंड हो सकता है, अगर कांस्टेंट है तो आपको फाइंड करने आना चाहिए। तो फॉर एन के लिए, फॉर नंबर ऑफ मोल के लिए आप कितना काउंटिंग करोगे, ए पॉइंट से जाओ तो एन इज इक्वल टू पी ए वी ए अपॉन आर इंटू टी ए लिखोगे। ठीक, तो यहां से एन इज इक्वल टू प्रेशर एट ए पॉइंट पे कितना है मेरे पास, 1 × 10⁵। अब वॉल्यूम को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपकी मजबूरी है कि आपका वॉल्यूम कन्वर्ट हो, 100 सेंटीमीटर क्यूब है, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि 100 × 10⁻⁻⁶ लिखना पड़ेगा। आर की वैल्यू अभी भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी 8.31। और टेम्परेचर की वैल्यू कितना है, 300 केल्विन। तो n की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे 10⁻⁻1 और 10 हो जाएगा। और कितना लिखोगे आप इसको, नंबर ऑफ मोल की वैल्यू 1/3 24, 25/3 होगा ये, 25/3 1/4, 0.004 के आसपास आना चाहिए, 0.004 मोल आना चाहिए। ये एन की वैल्यू हो, एकदम यही होगी। ये 25/3 भी होता है, इसको 8.31 को अप्रोक्सीमेटली 25/3 लिखते हो। तो देखो एन की भी वैल्यू आ गई। अब वैल्यू उठा के बस पुट करना स्टार्ट करो। तो आपको ये दिखेगा कि इंटरनल एनर्जी ए से बी तक के लिए जो आप दिए हो वो कितना दिए हो, 0.004। और अगर कई लोगों को ये देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तो मुझे ये सब वैल्यू दिखाना है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप प्लीज एन की वैल्यू यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो आर की वैल्यू ये मतलब मल्टीप्लाई करने में ये सब मत पड़ा कि आप चुपचाप ये वैल्यू को उठाओ और यहाँ पे पुट करो। आपको ये कहीं ना कहीं से कैंसिल आउट ही होता हुआ दिखेगा। जैसे मैं होता तो मैं एज ए स्टूडेंट कभी भी उसे सॉल्व करने के पीछे नहीं भागता। मुझे ये चीज दिख रही है कि ये 10⁻⁻ कितना है मेरे पास, देखो 7 है और ये 6 है, मतलब ऊपर सिर्फ 10 बचेगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब 10 बाय कितना हो जाएगा एन की वैल्यू, मैं एक बार सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। एक्चुअल में मैं जो लिखता 10 की वैल्यू, मतलब एन की वैल्यू ये लिख रहा होता, जहां पे मुझे मालूम है कि सीवी की वैल्यू कितनी है, 3/2 इंटू आर हुआ। और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर ए से बी तक जाने पे 600 केल्विन पहुंचा था, कहाँ से, 300 केल्विन से। तो देखो ये आर से ये आर चुपचाप कैंसिल हो जाता, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये कितना हो जाता, 10 हो जाता। तो क्यू ए बी की वैल्यू, अब देखो आपको कितने सिंप्लीफाइड वे में वहां का टाइम बचा के आप यहाँ यूज कर सकते थे। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 1/20 इंटू ऑफ कितना हो गया मेरे पास, 300। तो आप इसे सॉल्व करते तो आपको ये दिख जाता कि ये मेरे पास कितना है, 15 है। कितना है मेरे पास, 15 जूल आंसर आया है। मतलब ए से बी तक जाने पे जो वर्क मेरे पास इंटरनल एनर्जी दी गई है वो 15 जूल। अब देखो इसी क्वेश्चन के सेकेंड फॉर्मेट में जाओ, फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी के लिए मेरे पास कैसा है, कांस्टेंट प्रेशर है। कैसा है मेरे पास, कांस्टेंट प्रेशर है। बट वॉल्यूम तो वेरी कर रहा है। और अगर वॉल्यूम वेरी कर रहा है तो आप ये लिख सकते हो कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली पी इंटू डेल वी लिखो। क्या दिक्कत है, जहां पर से वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर की वैल्यू आपको जो था 2 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर था। ओहो,
ये 2 × 10⁵ और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंजेस हो रहा है, 150 से, मतलब 100 से 150 आ रहा है, वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय गैस हो रहा है। तो आप इसे लिखोगे 2 × 10⁵ और इसे कितना लिखोगे 150 माइनस ऑफ 100 और 10 कितना लिखोगे -6। आप इसे लिख सकते हो कि ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2 इंटू ये कितना हो जाएगा मेरे पास 50 हो जाएगा, 10⁵ इंटू ये कितना हो गया मेरे पास 50 हो गया। ये बी से सी के लिए मैं जा रहा हूँ, तो वर्क डन बी टू सी के लिए देख रहे हैं। ये 50 हो गया और ये 10⁻⁻6 हो गया, ये एक कैंसिल आउट हो गया, मतलब मेरे पास कितना है 10 जूल है। तो वर्क डन बी से सी तक के लिए कितना हो रहा है मेरे पास 10 जूल हो रहा है। ठीक है, अब ये 10 जूल हो रहा है। अब ये पूछा है कि कितना मेरे पास, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी तो पूछा नहीं है, मुझे क्या पूछा है कि कितनी एनर्जी गिवन हो रही है, वर्क डन एंड हीट सप्लाइड टू द गैस। हीट सप्लाइड की पूछ लिया है। अब मुझे जब डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो मैं क्यों दूसरे फॉर्मेट में जाऊं कि मैं चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी भी फाइंड करूं। तो मैं डायरेक्टली ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना भाई, मेरे पास क्या ही तकलीफ है। ये कहाँ से कहाँ के लिए, बी टू सी। एन की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल थोड़ी चेंज होता है, ये 0.04 अभी भी आप लिखोगे, और सॉरी 0.004 है, या चलो मैं जैसा आप लिखते हो उसी तरह से मैं लिख देता हूँ। ये कितना होता मेरे पास 10 8.31 और ये कितना होता 300। सीपी की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 5/2 इंटू आर, मोनोएटॉमिक के लिए। आप जो लिखते हो F/2 + 1 इंटू आर, यही हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास टेम्परेचर 900 केल्विन गया है, कहाँ से 600 केल्विन से। तो देखो ये आर से आर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल आउट होगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो आप इसे लिखोगे ये 25/300 इंटू कितना हुआ 300, मतलब ये कितना जूल हो गया 25 जूल हो गया। तो ये आपके पास एक्चुअल में इसका आंसर रहेगा कि मतलब कुछ अमाउंट हो मेरे पास कितना, पहले स्टेप में सिर्फ 15 जूल है। तो देखो यही चीज होता है, जब प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम वेरी करता है, तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। जैसे पिछले पहली बार में 300 केल्विन चेंज करने के लिए ए टू बी से 15 जूल चाहिए था, लेकिन वही 300 केल्विन बी टू सी के लिए कितना हो गया 25 जूल, क्योंकि उसमें 10 जूल तो किस में कन्वर्ट हो गया मेरे पास, वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, और बचा हुआ जो 15 जूल था वो उतना ही टेम्परेचर चेंजेस किया। ठीक, चलो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें प्रॉपर समझ में आई होगी। ठीक है, आप यहाँ तक सब बढ़िया से किए होंगे। मैं देख लेता हूँ कितने देर का वीडियो हो गया। चलो लगभग लगभग 1 घंटे के आसपास का हो गया है। अब मैं नया पार्ट इसमें नहीं लेके आता हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है कि कई बार कुछ पोर्शन यहाँ रहता है और कुछ पोर्शन वहाँ पे रहता है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता कि मोनोटोनस ना हो पढ़ते पढ़ते, बस ऐसा है मेरा बस। ठीक है, चलो इस पार्ट के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।